दुनिया के ज्यादातर देशों में जो एक लोकतांत्रिक देश देखने को मिलते हैं, जहां पर जनता जो है वो स्वयं क्या करती है, वो स्वयं अपने नेता का, अपने राजा का चुनाव करती है। तो ऐसे देशों का निर्माण कैसे? उदारवादी जो थे वो क्रांतिकारी बन चुके थे और उनका मेन लक्ष्य यही था कि राजा को हटाना है और एक तरीके से हमें राष्ट्र का निर्माण। भागों में बटा हुआ था जर्मनी। इन 39 भागों को एक संघ बोला जाता था, जर्मन राइन संघ बोलते थे इसको। नेपोलियन ने पहले जर्मनी नहीं था, जर्मनी पहले 39 राज्यों का संघ था, जिसमें एक बहुत ताकतवर राज्य था, इसका नाम था प्रूशिया। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से और नए प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड वाला पे। तो बेटा आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो देखो मैंने ये सोचा है कि यार हमारी लाइव क्लासेस चली रही हैं, कोई बात नहीं, अभी बीच में थोड़ा सा मैराथन हो रही है, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। नेक्स्ट वीक से आप देखोगे रक्षाबंधन के बाद से हमारी प्रॉपर तरीके से क्लासेस लगेंगी। तब मैंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, हम सारे जो चैप्टर्स है ना उनकी एक एक करके माइंड मैप्स देने शुरू करते हैं। तो भैया आज जो है मैं पहला चैप्टर लेके आया हूं इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और हाँ, बहुत दिन से तुम्हारी डिमांड आ रही थी कि सर आपका ना कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, हमें नोट्स वगैरह नहीं मिलते, हमें डायरेक्ट आपसे बात करनी होती है, तो क्या करें, आप नोट्स वगैरह शेयर कर दिया करो वहां पे, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिया करो। तो भैया तुम्हारा जो ये इंतजार था ना, ये भी खत्म हुआ। तुम्हारे अमित भैया का भाई लॉन्च हो चुका है पर्सनल टेलीग्राम चैनल। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है, या फिर तुम सर्च भी करोगे अमित सर _यूपी बोर्ड, तो भैया मेरा चैनल जो तुम्हें शो होगा। सबसे बढ़िया है कि क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, ठीक है ना, और तुम सीधा पहुंचोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। या फिर एक काम करना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो उस लिंक पर जाओ, क्लिक करो, अमित सर का टेलीग्राम चैनल होगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डलवा दी है। या तो एक क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, या फिर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी उस पर क्लिक करके मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लो। ये सारे जो चैप्टर के नोट्स हैं, जितने भी कमिंग जो मेरे लेक्चर्स हैं, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, सारे के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स जो हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे सबकी पीडीएफ कहां शेयर होगी, इस टेलीग्राम चैनल पे। और एक तरीके से इंटरेक्शन करा करेंगे, सारे जो अपडेट होंगे मेरे वो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाया करेंगे। क्लियर हुआ ना? चलिए तो एक काम करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर हमारा पहला है, बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट, बहुत कम समय में जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। एक तरीके से आपका क्विक रिवीजन होगा। डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, अगर डिटेल में देखना है तो लाइव सेक्शन में जाना, वहां पर आपको डिटेल में मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी बात है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर की मैं बात करूं तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने ये जाना कि किस तरीके से आज से 200-300 साल पहले राजतंत्र हुआ करता था, अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे, और किस तरीके से आज हमें दुनिया के ज्यादातर देशों में जो एक लोकतांत्रिक देश देखने को मिलते हैं, जहां पर जनता जो है वो स्वयं क्या करती है, वो स्वयं अपने नेता का, अपने राजा का चुनाव करती है। तो ऐसे देशों का निर्माण कैसे हुआ? पहले आप देखोगे राष्ट्रवाद जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर राष्ट्रवाद शब्द की हम बात करें तो एक ऐसी विचारधारा है, मैंने बोला था आपको, वाद शब्द का मतलब क्या होता है, विचारधारा। तो एक ऐसी विचारधारा है जो बताती है कि तुम्हें अपने राजा से प्रेम नहीं करना, तुम्हें किससे प्रेम करना है, तुम्हें अपने देश से प्रेम करना है। क्यों करना है भाई? तो देश को प्रेम करने के आपके पास बहुत सारे कारण होते हैं। मान के चलिएगा आप जहां रह रहे हो तो वहां पे जो भी लोग रहते हैं आसपास, उनका एक साझा इतिहास है, उनकी एक साझा पहचान है, उनकी एक साझा भाषा है, बहुत सारी चीजें हैं। आप देखोगे हमने साथ में मिलकर, हमारे पूर्वजों ने साथ में मिलकर क्या किया था, अंग्रेजों से लड़ाई की थी। उससे पहले जो भी लोग रहे, मुगल रहे, या फिर उससे पहले सल्तनत रही, हमने देखा, हमने डटकर सामना किया। आप देखोगे हम एक ही धरती से आते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये हमें बताती हैं कि हमें राजा से प्रेम नहीं करना, हमें अपने देश से प्रेम करना है, देश की मिट्टी से प्रेम करना है, जमीन से प्रेम करना है। तो ये जो भावना होती है वो होती है राष्ट्रवाद की भावना। लेकिन अच्छा, इस राष्ट्रवाद की भावना की हम बात करें, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? मतलब ये जो आज राष्ट्र वाले जो कॉन्सेप्ट है पूरे, कि भैया हर जगह देश होने चाहिए, है ना, साम्राज्य नहीं होने चाहिए, हर जगह लोकतंत्र होना चाहिए, तो ये इसका विकास हुआ कहां था? तो भैया इसका विकास हुआ था यूरोप में। आप देखोगे, आप थोड़ा सा पश्चिमी तरफ जाओगे, हमारे पूरे विश्व का मानचित्र है, इसके पश्चिम में अगर आप जाओगे तो ये हमारा भारत है, ये एशिया है, इसके पश्चिम में आपको मिलेगा यूरोप। यूरोप में एक देश है, इसका नाम है फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ था? तो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, और इस क्रांति ने बहुत सारी चीजों को जन्म दिया, अलग अलग विचारधाराओं को जो है जन्म दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मध्यम वर्ग के लोग थे भाई, ये उठ खड़े होते हैं, और एक तरीके से उदारवादी जो लोग होते हैं, जो चाहते थे बदलाव हो, जो चाहते थे राजतंत्र खत्म हो जाए, जो चाहते थे एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना हो, एक जो चाहते थे एक गणराज्य की स्थापना हो, जो चाहते थे एक राज राष्ट्र की स्थापना हो, जहां पर कोई भी राजा नहीं होना चाहिए, जहां पर जो जनता होगी वो स्वयं राजा होगी, स्वयं पर क्या करेगी, शासन करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, ऐसे ही आप बोल सकते हो, हम साम्राज्य को क्या बोलते हैं, ऐसे ही हम देश को क्या बोलते हैं, ऐसे ही हम राज्य को क्या बोलते हैं, राज राष्ट्र बोलते हैं, जहां पर सबकी जो है एक साझा पहचान होती है। और आप देखोगे यहां पर जो लोग होते हैं वो अपने देश से प्रेम करते हैं, उस धरती से प्रेम करते हैं, ना कि अपने राजा से। यानी कि ऐसा मान के चलो कि आज के टाइम पर जो भी आप दुनिया देख रहे हो, कैसी दुनिया है सर? वो ऐसी ही दुनिया है जहां पर आप देखोगे कोई आपको साम्राज्य नहीं दिखता। भारत एक देश है, कोई साम्राज्य नहीं है, ठीक है। भारत का जो प्रधानमंत्री जो होता है उसको आप चुनते हो, उसको वोट देते हो,
तो हर 5 साल बाद नेता बदल जाते हैं, लेकिन हमारा देश जो है हमेशा रहेगा। ठीक है, तो यही है राष्ट्रवाद की भावना, यही है राजराष्ट्र। अच्छा, इसकी सबसे पहली कल्पना किसने की थी? तो 1848 में हमारे एक फ्रांस के बड़े कलाकार हैं, एक पेंटर थे जो चित्रकारी किया करते थे, इनका नाम था फ्रेडरिक सुरवो। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग में इन्होंने 4 अलग अलग चित्रों को दिखाया। आप देखोगे इस पेंटिंग को बनाकर इन्होंने एक तरीके से लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य की कल्पना की, यानी कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में आप देखोगे ज्यादातर जो राज्य हैं, जो आज साम्राज्य हैं, जहां पर अलग अलग राजा रजवाड़े राज करते हैं, वो आने वाले वक्त में राजराष्ट्र बन जाएंगे। वहां पर राष्ट्र का निर्माण देखने को मिलेगा, वहां पर राजतंत्र खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसी ही दुनिया की जो है इन्होंने कल्पना की, जहां पर आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं इसकी कतार लगा के खड़े हुए हैं और एक तरीके से प्रतिमा खड़ी हुई है। एक ये जो प्रतिमा है, ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो ये प्रतिमा जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है। और आप देखोगे जो इस प्रतिमा को क्रॉस करते जा रहा है, उसका मतलब वहां पर जो है आप देखोगे जो राज्य इस प्रतिमा को क्रॉस करते जा रहा है, उनके देश में राजराष्ट्र का निर्माण हो गया है। तो आप देखोगे अमेरिका, स्विट्जरलैंड ऑलरेडी बन चुके हैं। उसके बाद आप देखोगे प्रतिमा के सामने फ्रांस खड़ा हुआ है, इसके पीछे जर्मनी है। तो अलग अलग देश के जो लोग हैं अपने झंडे के साथ खड़े हुए हैं। ऊपर इन्हें कुछ आप बोल सकते हो फरिश्ते जो आशीर्वाद दे रहे हैं, और नीचे कुछ टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई हैं, जो कि एक तरीके से है ना, एक तरीके से क्या है सर, एक तरीके से यहां पर राजतंत्र का विनाश हो चुका है। एक तरीके से कुछ अंश जो पड़े हुए हैं, टूटे फूटे जो बिखरे अंश पड़े हुए हैं, एक तरीके से यहां पर यह बोला जा रहा है कि निरंकुशवाद का अंत हो चुका है। अब जो राजा है यह समाप्त, राजतंत्र ही समाप्त हो चुका है। तो उसके अंशों को जो है यहां पर कुछ टूटे फूटे अवशेषों के साथ जो है दिखाया गया है। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, अब राष्ट्रवाद की भावना के लिए क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया? आप देखोगे 1789 में क्या हुआ था? 1789 में क्रांति हुई। 1789 के बाद आप देखोगे एक क्रांतिकारी युग आया, जिसमें बहुत सारे उदारवादी जो थे वो क्रांतिकारी बन चुके थे, और उनका मेन लक्ष्य यही था कि राजा को हटाना है और एक तरीके से हमें राष्ट्र का निर्माण करना है। तो राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए? तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा भाई? एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर से थोड़ा कोई तुम्हें थप्पड़ मार के बोलेगा कि तुम्हें अपने देश से प्रेम करना है। देश से प्रेम क्यों करना है? तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। जैसे कि आप देखोगे उन्होंने पितृभूमि, है ना, आप देखोगे उसके जो नागरिक हैं पितृभूमि को क्या बोलोगे? लाभ पैतृ। कि आप देखोगे कोई भी राज्य जो है राजा के नाम से या राजा के साम्राज्य के नाम से नहीं जाना जाएगा। उसके जो नागरिक होंगे प्रजा के नाम से नहीं जाने जाएंगे। राजा की प्रजा है, फिर राजा, सब जो लोग हैं वो अपने देश को क्या बुलाएंगे? एक तरीके से लाभ पैतृ बुलाएंगे। लाभ पैतृ मतलब पितृभूमि, जैसे हम बोलते हैं ना भारत माता, तो ये लाभ पैतृ बुलाएंगे। और एक तरीके से हम जो नागरिक हैं उनको लेस तोयन का इस्तेमाल करेंगे, हम फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल करेंगे। देश का एक झंडा होना चाहिए, जितने भी राजकीय झंडे जो है इनको समाप्त किया जाए, देश का एक झंडा होगा। हर जगह जो है एक तरीके की प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू होंगी। मतलब पहले क्या था, पहले अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लागू किया जाता था, लेकिन आप देखोगे आज जैसे हर जगह आप जाओगे तो हर जगह आप देखोगे प्रशासन एक ही है, एक जैसा ही। हर राज्य में एक जैसा प्रशासन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है पूरा जो देश है एक तरीके से, है ना, हर जगह क्या चलेगा? एक जैसा प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलेंगी। तो एक तरीके से इन्होंने पूरे फ्रांस में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लागू किया। पहले अलग अलग था, इन्होंने ईस्टेट जनरल को खत्म कर दिया। याद करो, क्लास 9 में पढ़ा होगा, ईस्टेट जनरल को खत्म कर दिया। और ईस्टेट जनरल को खत्म करने के बाद इन्होंने क्या किया? एक तरीके से आप बोलोगे, है ना, यहां पर इन्होंने एक राष्ट्रीय असेंबली का निर्माण किया, जिसको सक्रिय नागरिक द्वारा चुना जाएगा। ये सारी चीजें की मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा बहुत लोकतंत्र देखने को मिल रहा है कि लोग जो है अपने नेता को चुन रहे हैं। उसके बाद उन्होंने फ्रेंच भाषा को एक तरह से आप देखोगे राष्ट्रीय भाषा बना लिया। जितने भी स्थानीय भाषाएं हैं उन सबको हटाया गया, और एक तरीके से आप देखोगे फ्रेंच भाषा को फ्रांस की राष्ट्रभाषा बना लिया। एक जैसी भार और मापन पद्धति, आयात निर्यात, जो आंतरिक आयात निर्यात जो थे, मतलब आप देखोगे एक देश के अंदर ही आपको जो है एक सीमा शुल्क देना पड़ता था देश के अंदर ही, वो सबको खत्म किया गया। इन सबसे होगा क्या? इन सबसे होगा ये कि सारे जो लोग हैं फ्रांस के, वो ये समझेंगे कि हम सब एक ही हैं। जब सारी चीजें ही एक जैसी हो जाएंगी, पूरे फ्रांस में हर जगह सेम प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, एक जैसा भार और मापन पद्धति है, नापने तोलने का तरीका एक है, एक जैसा, कहीं शुल्क नहीं लग रहा अपने देश में, तो ये सारी जो चीजें होंगी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को बढ़ावा देंगी। और इन्होंने क्या किया? आप देखोगे इन्होंने अलग अलग गीत लिखे देशभक्ति के, ताकि जो लोग हैं सुने और उनके अंदर देशभक्ति जागे। और इन्होंने क्या किया? ये आज हम करते हैं ना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो लोग शहीद हुए हैं याद करो कुर्बानी। तो भाई ये गाना जो है जब सुनते हो तुम्हारे अंदर खून खोल जाता है भाई। राष्ट्रवाद यही तो है भाई, है ना, समझ में आया? चलिए, इन्होंने शपथ ली कि वही क्या करेंगे, वो अपने देश की आजादी के लिए, एकता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आप देखोगे शहीद जो हुए हैं फ्रांस के देश के लिए, जो लोग शहीद हुए थे उनको नमन करते हैं, तो आज भी तो हम करते हैं। ये सब क्या है सर? ये कहीं ना कहीं आप देखोगे देशभक्ति की भावना को जगाता है। इन सबके अगर नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना, मैंने QR कोड दे दिया है, ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या? अब हुआ ये 1789 के बाद एक तरीके से सत्ता का स्थानांतरण हुआ, यानी कि आप देखोगे ये पहली जो पहल हुई थी, चिंगारी जो उठी थी, कहां से उठी थी? ये फ्रांस से उठी थी। फ्रांस में 1789 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखोगे क्रांति हो जाती है राजा के खिलाफ, और यहां पर क्रांति के बाद ही यहां पर बहुत सारी चीजें यहां पर सामने आती हैं। लोग किसकी मांग करते हैं भाई? संप्रभुता की मांग करते हैं। एक तरीके से यहां पर सामूहिक पहचान जो विकसित होने लगती है, क्योंकि फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अलग अलग कदम उठाए। आप देखोगे यूरोप में मांग उठने लगती है कि भाई ये जो राजा की निरंकुशता है
निरंकुशता का मतलब क्या होता है? जिस पे कोई अंकुश ना हो, राजा की जो निरंकुशता है इसको खत्म किया जाए। बहुत सारे जैकोबिन क्लब की स्थापना होने लगती है। जैकोबिन क्लब से अगर तुम्हें याद आया हो, क्लास 9 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति, उसमें जैकोबिन क्लब थे। जैकोबिन क्लब का काम ही क्या था? एक तरीके से आप बोल सकते हो अपनी जो राष्ट्रवादी गतिविधियां जो है उनको लोगों तक पहुंचाना ही जैकोबिन क्लब का क्या था? मेन काम था। जैकोबिन क्लब जो था वो चाहता था कि राजतंत्र खत्म हो जाए और एक तरीके से यहां पर किसका निर्माण किया जाए? एक तरीके से यहां पर राष्ट्र का निर्माण किया जाए। तो राष्ट्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जैकोबिन क्लब भी बनाए गए। उसके बाद आप देखोगे यहां पे सब कुछ पलट जाता है। हुआ ये कि फ्रांस में अभी भी फ्रांस में बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल थी। आप देखोगे ना ही कन्वेंशन चला पाया फ्रांस को, ना ही डायरेक्टरी चला पाई फ्रांस को, है ना ही राष्ट्रीय असेंबली चला पाई फ्रांस को। और आप देखोगे फाइनली इन सब का फायदा उठाया किसने? नेपोलियन ने। तो नेपोलियन भाई साहब जो होते हैं 1804 में क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं, स्वयं को फ्रांस का राजा घोषित कर देते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा उथल पुथल होंगी फ्रांस में। आप देखोगे 1804 में जब अपने आपको राजा घोषित करते हैं तो जहां जहां ये रूल करते हैं, जहां जहां जिन जिन इलाकों पर कब्जा करते हैं, तो वहां वहां ये अपने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करते हैं, अपने नियम कानूनों को लागू करते हैं। और इसको बोला गया क्या? इसको बोला गया नेपोलियन कोड, या फिर इसको हम एक नाम और देते हैं नेपोलियन संहिता। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ खराब काम भी किए। नेपोलियन जो था वो बहुतों के लिए हीरो था और बहुतों के लिए खलनायक भी था, है ना, बहुतों के लिए विलन भी था ये। तो आप देखोगे इसने क्या किया? इसने सबसे अच्छी चीज ये की कि जन्म के आधार पर जो भी फायदे मिलते थे कि भाई कुलीन वर्ग को अलग फायदे मिल रहे हैं, है ना, पादरी वर्ग को अलग फायदे मिल रहे हैं, सब खत्म कर दिया इसने। कोई फायदा नहीं मिलेगा जन्म के आधार पर। आप देखोगे सभी नागरिकों को समान हैसियत प्रदान की जाएगी और संपत्ति के आधार को मजबूत किया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी संपत्ति कोई भी छीन लेगा। तो इससे आप देखोगे एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था जो भूमि पर कंट्रोल करके बैठा हुआ था, ये बहुत मजबूत हो गया। क्योंकि इसने क्या करा? इसने बोला कि तुम्हारी जमीन बिना फालतू में कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारे पास कानूनी अधिकार होगा। इसके अलावा इसने क्या बोला? इसने बोला कि भैया देखो, व्यापार को मजबूत करने के लिए इसने यातायात और संचार की व्यवस्थाओं को मजबूत किया। इसने क्या किया? इसने जो भी आप देखोगे ना, जो भी श्रेणी संघ जो थे उनका जो नियंत्रण था, पहले शहरों में श्रेणी संघ हुआ करते थे, इनका कंट्रोल था व्यापार पर। तो दिक्कत यह थी कि और जो व्यापारी हैं वो व्यापार नहीं कर पाते थे। तो इसने बोला कि जितने भी श्रेणी संघ जो है इनका नियंत्रण हटाया जाए, अब कोई भी व्यापार कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये लोग एक गुट बना लिया करते थे, इसको हम बोलते थे श्रेणी संघ, जो कि व्यापार नहीं करने देते थे। ये क्या करते थे? मिलकर जो व्यापार करते थे, किसी भारी इंसान को एंट्री नहीं लेने देते थे। तो यहां पर नेपोलियन ने बोला सबको खत्म किया जाए, तो भाई श्रेणी संघ को हटा दिया, जो कि अच्छी बात थी। किसके लिए भाई? व्यापारियों के लिए। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया इसने। इसने जो एक सर्वडम सिस्टम चलता था, जहां पर आपको अपने मालिक को, है ना, अपने मालिक को सेवा देनी होती थी, अपने मालिक के अंडर में काम करना पड़ता था बिना किसी पैसे के, है ना, वो खत्म कर दिया। जागीरी सिस्टम खत्म कर दी। और आप देखोगे हर जगह इसने क्या किया? एक समान मुद्रा को लागू किया कि हर जगह क्या होगा? जहां जहां मैं राज करूंगा वहां पर एक ही मुद्रा इस्तेमाल की जाएगी, एक जैसी। आप देखोगे एक जैसी इसने हर जगह कानून व्यवस्था को लागू किया। इसने हर जगह क्या किया? एक जैसी मानक पद्धति को लागू किया। पहले क्या था? पहले नापने तोलने का तरीका जो था अलग था। इसने बोला कि नहीं, हर जगह मानक पद्धति का जो इस्तेमाल किया जाएगा, एक जैसी मानक पद्धति होगी, नापने तोलने का जो तरीका होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? फिर होता यह है कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ? तो आप देखोगे यूरोप की मैं बात करूं तो यहां पर दो लोग हैं। पहले दो लोग थे यूरोप की। अगर हम बात करें 1789 से, अगर आप थोड़ा पहले का इतिहास देखोगे ना, तो यहां पे तो आपको दो वर्ग दिखाई देंगे। एक तरफ है शिष्टजन जो कि बहुत अमीर है, और एक तरफ कौन है? एक तरफ जो है यहां पर नए वर्ग के लोग हैं जो कि गरीब थे पहले, लेकिन जब हमारा औद्योगिकरण हुआ तो ये अमीर हो गए। अमीर मतलब ये मध्यम वर्ग में आने लगे। इन्होंने पैसा वैसा कमा लिया, ये पढ़ लिख गए, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा दिया। और जब पढ़ लिख जाते हो तो तुम सवाल पूछते हो, और यहीं से एक वर्ग निकलता है मध्यम वर्ग। और ये मध्यम वर्ग जो था वो उदारवादी वर्ग था, जो चाहता था कि राजा का अंत हो जाए, वो जो चाहता था राजा की जो निरंकुशता जो है वो समाप्त हो जाए। तो यहां पर आप देखोगे ना, यहां पर औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप देखोगे यहां पर औद्योगिक क्रांति हुई तो एक नया वर्ग निकला, एक ऐसा वर्ग जिसके पास पैसा था, जो उद्योगपति था, व्यापारी था, अलग अलग पेशेवर का था, डॉक्टर, इंजीनियर। इन लोगों ने जो है किसकी मांग उठाई? इन लोगों ने जो है समानता की, स्वतंत्रता की, संविधान की, लोकतंत्र की, इन्होंने मांग उठानी शुरू की। अब आप देखते हो ना, जब हम बात करते हैं उदारवाद, उदारवाद का मतलब क्या होता है? एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि सबके पास समानता हो, जो नए बदलावों को जल्दी अपना लेते हैं, जो चाहते हैं सब बराबर रहें, जो चाहते हैं कानून के समक्ष सब बराबर रहें। तो आप देखोगे ऐसी हम विचारधारा को बोलते हैं उदारवाद, जो बहुत ज्यादा लिबरल्स होते हैं। तुम्हारे घर में जैसे तुम नए लोग हो, तुम क्या हो? तुम लिबरल हो। तुम्हारे जो आप देखोगे ना, जैसे हम बात करें, ये जो हमारे पुराने वर्ग के जो लोग थे, इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया रूढ़वादी। जो रूढ़वादी कौन थे? जो नए बदलावों को अपनाना नहीं चाहते थे, इनको रूढ़वादी बोला गया। तो भैया ये लोग कौन थे? जो राजशाही को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते थे जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं वो चलती रहे, ऐसे लोगों को बोला गया रूढ़वादी लोग, है ना। और ये कौन थे? ये पुराने वर्ग के लोग थे, इनको शिष्टजन बोलते थे। ये कुलीन वर्ग के लोग थे जो राजा को सपोर्ट करते थे। तो यहां पर पूरा समाज जो है वो दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका है। क्लियर हुआ? अब मैं बात करूं उदारवाद की। उदारवादी भी दो तरह का होता है। एक होता है भाई राजनीतिक उदारवाद। राजनीतिक उदारवादी जो होते हैं वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता हो, कानून के समक्ष सब बराबर हो, और सहमति से सरकार चले। सहमति से सरकार का मतलब क्या है? कि लोग जो है अपने मन से सरकार को चुने, लोग अपने नेता को चुने। एक तरीके से यहां पर लोकतंत्र की बात हो रही है। ठीक है,
तो सहमति से सरकार मतलब एक तरीके से लोकतांत्रिक सरकार। फिर आप देखोगे कि यहां पे आर्थिक विकास की हम बात करें, आर्थिक उदारवादता की हम बात करें। सर आर्थिक उदारवादता क्या होती है? राजनीतिक उदारवादता समझ में आ गई। आर्थिक उदारवाद का मतलब ये होता है कि भैया ये व्यापारियों के लिए होती है कि भाई बाजार में स्वतंत्रता हो, हर कोई व्यापार करे और जितने भी राज्यों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं व्यापार पे ये सारे हटा दिए जाएं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है ज़ोलवेरिन, इसके बारे में पढ़ लेना। ज़ोलवेरिन एक तरीके से संघ था जो कि प्रूशिया के पहल पर स्टार्ट किया गया था और यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारी दिक्कतें थी। प्रूशिया जो था वो एक तरीके से आप बोल सकते हो आज का जर्मनी जो है उसका हिस्सा था। 39 भागों में बटा हुआ था जर्मनी। इन 39 भागों को एक संघ बोला जाता था, जर्मन राइन संघ बोलते थे, इसको नेपोलियन ने बनाया था। आप देखोगे इन 39 राज्यों में जो सबसे ताकतवर राज्य था वो था प्रूशिया। प्रूशिया की पहल पर जो है एक तरीके से ज़ोलवेरिन संघ बनाया गया था जिसमें जितनी भी व्यापार बाधाएं थी उन सबको समाप्त कर दिया गया था। जैसे कि आप देखोगे इस करेंसी 30 से ज्यादा थी, इनको समाप्त करके 2 कर दिया गया। हर जगह एक जैसी भार मापन पद्धति का इस्तेमाल किया गया, रेलवे का विकास किया गया। ये सब कुछ मैंने जो आपके नोट्स में लिख दिया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ज़ोलवेरिन संघ। 1834 में इसका निर्माण किया गया था। इसमें आप देखोगे सारी जो व्यापार बाधाएं थी इनको खत्म कर दिया गया। फिर क्या हुआ? सब कुछ सही चल रहा था लेकिन हुआ ये कि 1815 आया और नेपोलियन के दिन खराब हो गए। नेपोलियन के दिन कैसे खराब हुए? तो ये 1815 में इसने क्या किया, ये इतना ज्यादा क्या था, इतना ज्यादा ख्वाहिशी इंसान था, इसकी ख्वाहिश थी, इसका सपना था कि पूरे यूरोप पे कब्जा करे। तो इसने उसी है ना फ्लो में आके इसने क्या किया, इसने जो है 4 देशों पर हमला कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो 4 देशों ने इस पर हमला कर दिया क्योंकि पूरा यूरोप इससे डर रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पूरे यूरोप पे कब्जा ना कर ले। तो इसने नेपोलियन ने प्रैब देश या फिर आप बोल सकते हो प्रैब देशों ने नेपोलियन पर हमला कर दिया। ये 4 जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी जिनमें प्रूशिया आता था, प्रैब मतलब प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन 4 महाशक्तियों ने नेपोलियन पर हमला किया। और इसमें होता यह है कि वाटरलू का युद्ध बोला गया इसको। और इसमें होता यह है कि हमारे नेपोलियन भाई साहब जो होते हैं, हमारे नेपोलियन चचा जो होते हैं, हार जाते हैं। हारने के बाद क्या होता है, 1815 में नेपोलियन जब हार जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक तरह से यहां पर एक मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग में जिन शक्तियों ने इसको हराया था यानी कि प्रूशिया, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इन 4 लोगों ने अपनी एक मीटिंग बुलाई। इसको नाम दिया गया वेना कांग्रेस। वेना कहां पर है सर? वेना ऑस्ट्रिया में है। तो वेना कांग्रेस में क्या होता है, वेना संधि होती है। वेना संधि की अगर हम बात करें तो ये 4 देशों के बीच में, 4 बड़ी बड़ी शक्तियों के देश में बीच में संधि हुई थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। अब इस संधि में होता क्या है कि जितने भी बदलाव नेपोलियन ने किए थे इन बदलावों को हटा दिया जाता है, पहले जैसी चीजें लागू कर दी जाती है। मतलब आप देखोगे कि फिर से एक तरीके से पूरे यूरोप में रूढ़वादी का दबदबा छा गया था, फिर से एक तरीके से राजशाही आ गई थी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव तो यह किया जाता है कि फिर से फ्रांस में बर्बन राजवंश की स्थापना की जाती है। फिर से फ्रांस में कौन आ जाता है? बर्बन राजवंश आ जाता है। और आप देखोगे यहां पर फिर से रूढ़वादी जो होते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं। ये किसमें हुआ था? ये किसकी संधि में हुआ था? ये हुआ था भाई, आप देखोगे ये किसकी संधि में हुआ था? ये हुआ था हमारा वेना की संधि। तो वेना की संधि याद कर लेना बहुत जरूरी है। इसमें आप देखोगे बर्बन राजवंश की स्थापना हो जाती है। अच्छा, फ्रांस से वे सभी क्षेत्र वापस ले लिए गए जिन्हें नेपोलियन ने कब्जाया था। मतलब नेपोलियन ने फ्रांस के बाद जिन जिन इलाकों को कब्जाया था, इन इलाकों को ये 4 जो बड़ी बड़ी शक्तियां ये आपस में बांट लेती हैं। मतलब ऐसा है ना कि तुम किसी को लूटोगे तो सामने वाले के पास सामान है, तुम आपस में बांट लोगे। तो इन्होंने भी नेपोलियन के द्वारा जितने भी कब्जाए गए क्षेत्र थे इनको जो है आप बोल सकते हो कि आपस में बांट ले। लेकिन हाँ, याद रखना कि एक चीज, सिर्फ एक चीज, जो नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक संघ बनाया था, इसको जर्मन संघ बोलते थे, जर्मन राइन संघ बोलते थे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए। तो ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब दिक्कत ये हुई कि अब भाई फिर से रूढ़वादी स्ट्रांग हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। अब रूढ़वादी जो स्ट्रांग हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं, अब इनमें होता यह है कि हमारे क्रांतिकारी जो लोग होते हैं बेचारे जमींदोज हो जाते हैं। मतलब ये कि अब ये खुले में कुछ कर नहीं सकते, करेंगे तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, क्योंकि रूढ़वादी बहुत ताकतवर हो गए बेचारे। इनके लिए तो वो सीन हो गया कि भाई ये इन्होंने अपनी जहां से जर्नी शुरू की थी, जहां से इन्होंने शुरू किया था वहीं खत्म हो गए। तो क्रांतिकारी जो होते हैं एक तरीके से एक जमींदोज हो जाते हैं। और आप देखोगे इन्होंने अलग अलग गुप्त संगठन बनाए जिसमें गुसिपी मजीनी का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने 2 संगठन बनाए थे, एक का नाम था भाई यंग इटली, दूसरे का नाम था यंग यूरोप, है ना। इन दोनों ने ये गुसिपी मजीनी की हम बात करें, एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, इटली के थे। इनका जन्म जो है 1807 में शायद इनका जन्म हुआ था, देख लेना एक बार। हाँ, 1807 में जन्म हुआ था जेनेवा में, ये हमारे इटली क्षेत्र में आता है। और आप देखोगे ये इटली के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर जो देखोगे एक अपना प्रभाव जमाया था। लोग जो थे इन्हें देख देखकर अलग अलग गुप्त संगठन बना रहे थे। इनका काम क्या था, क्योंकि अब तो जो है खुले में कर नहीं सकते ये कुछ, तो इन्होंने गुप्त संगठन बनाने शुरू कर दिया। अब ये क्या करेंगे, ये अब देखोगे अब ये गुप्त तरीके से अपनी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाना शुरू करेंगे। तो इसको बोला गया भाई हमारा, इसको बोला गया हमारा सीक्रेट सोसाइटी या फिर गुप्त संगठन। किसने बनाए थे सर? नेपोलियन, सॉरी, गुसिपी मजीनी ने बनाए थे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब होगा क्रांति का युग। अब क्रांति आ चुकी है। मतलब ये हुआ कि 1815 तक हम पहुंचे थे। 1815 से 30 तक क्या था? रूढ़वादियों का कब्जा रहा। रूढ़वादी आ गए थे फिर से। आपको याद होगा 1815 में नेपोलियन हार गया था। अब 1830 आ चुकी है। 1830 आते आते फिर से एक उथल पुथल होती है फ्रांस में, फिर से फ्रांस में उथल पुथल होती है। और आप देखोगे यहां पर होता यह है कि फिर से
ये रूढ़वादी की व्यवस्था जो थी, बर्मन राजवंश की स्थापना की गई थी 1815 में, इसको फिर से उखाड़कर जो है फेंक दिया जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो बर्मन राजवंश को फिर से उखाड़कर फेंक दिया जाता है और फिर से 1830 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है और लुई फिलिप को जो है यहां का राजा बना दिया जाता है। फिर से आप बोल सकते हो फिर से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है, यानी कि वहां पर संविधान भी होगा और राजा भी होगा। राजा को कंट्रोल कौन करेगा? संविधान। तो लुई फिलिप को यहां पर राजा बना दिया जाता है। एक जगह और क्रांति होती है, इसको बोलते हैं बेल्जियम। बेल्जियम जो होता है, बेल्जियम जो था नीदरलैंड के कब्जे में था, तो यहां पर इनको बेल्जियम को भी आजादी मिल जाती है। दूसरी तरफ आप देखोगे ग्रीस में भी क्या होता है, ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में भी एक तरीके से ग्रीस भी आजाद हो जाता है। किससे? ग्रीस भी आजाद हो जाता है ऑटोमन साम्राज्य से। ठीक है, तो किस संधि से आजाद होता है? तो आप देखोगे ग्रीस आजाद होता है कुस्तुकतुनिया की संधि से। ये एक तरीके से ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, लेकिन होता यह है कि आप देखोगे यहां पर एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम होता है। लॉर्ड बायरन की हम बात करें, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सब चीज पढ़ लेना, पूरा नोट्स में लिख के लाया हूं, है ना, शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि लेक्चर ज्यादा लंबा ना खींचे। तो लॉर्ड बायरन की हम बात करें, ये इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि ये मर गए थे, इनको बुखार आ गया था, लेकिन आप देखोगे ग्रीस की संस्कृति बहुत धनी थी और इस संस्कृति से प्रभावित होकर आप देखोगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑटोमन साम्राज्य से आजादी ले ली कुस्तुकतुनिया की संधि में। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, आप यहां पे एक टॉपिक नया आया है, इसको हम बोलते हैं रूमानीवाद। रूमानीवाद का मतलब ये होता है रोमांटिसिज्म। ये तुम वो वाला रोमांटिक नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि हमेशा राष्ट्रवाद की भावना केवल युद्ध से नहीं आती। राष्ट्रवाद की भावना में और भी कई सारी चीजों का जरूरत होती है। जैसे कि हम बात करें भाषा, है ना, लोक कथाएं, कविताएं, इनसे भी क्या होता है, जब आप लोक कथाएं सुनते हो, जब आप हमारे देश में, है ना, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनते हो, आप महाराणा प्रताप की कहानी सुनते हो, आप पृथ्वीराज चौहान की कहानी, राणा संगा की कहानी सुनते हो, तो तुम्हें गर्व होता है अपने देश पे। समझ रहे हो ना? हाँ, तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि और भी कई सारी चीजें होती हैं जो राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाती हैं। ये जो लोग होते हैं, एक तरीके से आप बोलोगे विज्ञान के तर्कों को खंडन करते हैं, इनका खंडन करते हैं। ये बोलते हैं एक तरीके से, जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ सामने वाला इंसान बोलना चाह रहा है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी ले आएगा, तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना? तो एक तरीके से आप देखोगे ना, यहां पर क्या होता है, यहां पर ये लोक कथाएं, भाषा, कविताओं के जरिए जो है सामने वाले के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है जगाने की कोशिश करते हैं। और यहां पर सबसे अच्छा उदाहरण आपको क्या दिखेगा, पढ़ लेना, नोट्स में लिख के लाया हूं मैं। सबसे अच्छा उदाहरण आपको इसका देखने को मिलेगा पोलैंड में। जब पोलैंड रशिया के अधीन था, तो किस तरीके से इन्होंने अपनी भाषा को एक हथियार बना लिया। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको जो है देखने को यहां पर मिलता है। ठीक है, पोलैंड का। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब 1848 आ चुका है हमारा। 1848 में बेचारा फिर से क्या हुआ, फिर से फ्रांस में बहुत दिक्कत आ गई। लुई फिलिप जो राजा बना था 1830 में, इसने कुछ करवाया नहीं, कुछ नहीं करवाया, इसने कुछ भी नहीं करवाया, ऐसे ही बैठा रहे। जब इसने कुछ करवाया नहीं, तो आप देखोगे होता क्या है कि फ्रांस में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाती है, लोग भूखे मर रहे हैं, चीजें बहुत महंगी हो रही हैं। पेरिस में फिर से जो लोग हैं सड़कों पर आ जाते हैं और एक तरीके से फिर से क्रांति कर देते हैं 1848 में। यहां पर होता यह है कि जो लुई फिलिप जो होता है, ये भाग खड़ा होता है, जान बचाकर देश बदलकर भाग जाता है। और आप देखोगे फाइनली 1848 में हमारा जो फ्रांस जो होता है वो एक तरीके से गणराज्य बन जाता है, जहां पर 21 साल के सभी ऊपर पुरुषों को वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। नई नई कार्यशालाएं खोली जाती हैं ताकि रोजगार मिले लोगों को। और एक तरीके से आप देखोगे, एक तरीके से हमारा फ्रांस जो होता है वो गणराज्य बन जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब आप देखोगे अगली क्रांति कहां होगी, अगली क्रांति होगी अलग अलग देशों में। जैसे हम बात करें जर्मनी, इटली, पोलैंड वगैरह में क्रांति होंगी। अब हम बात कर लेते हैं जर्मनी की। जर्मनी की मैं बात करूं, जर्मनी में भी वही हाल था। जर्मनी की हम बात करें, जर्मनी पहले जर्मनी नहीं था। जर्मनी पहले 39 राज्यों का संघ था, जिसमें एक बहुत ताकतवर राज्य था, इसका नाम था प्रूशिया। प्रूशिया भी जर्मनी का हिस्सा था। अब जर्मनी अलग अलग 39 राज्यों में बटा हुआ है और यहां पर अलग अलग शक्तियां जो है राज करती हैं। अब हुआ क्या, जर्मनी में मध्यम वर्गों ने कोशिश की, उन्होंने एक अपनी असेंबली बनाई। हालांकि उस असेंबली को जो है राजा के द्वारा, राजा जो था, राजा फ्रेडरिक विलियम नाम था इसका, इसने क्या किया, इसने जो है इस असेंबली को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि इस असेंबली के पास किसी का सपोर्ट नहीं था। 831 लोग चुनकर आए थे। इन्होंने बेचारों ने क्या किया, इन्होंने फ्रांस की देखा देखी में, फ्रांस में भी असेंबली बनी है तो हम भी बना लेते हैं। दिक्कत ये थी कि यहाँ का राजा जो था वो ज्यादा ताकतवर था, इसके पास सपोर्ट था। इसने क्या किया, इसने जो है असेंबली को ध्वस्त करवा दिया। अब दिक्कत ये हुई कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से उथल पुथल हो रही है। एक तरफ क्या होता है, एक तरफ उदारवादी खड़े होते हैं, दूसरी तरफ उनके विद्रोह को दबा दिया जाता है, फिर से उदारवादी खड़े हो जाते हैं। तो ये चूहे बिल्ली की जो दौड़ चल रही है ना, अब इसका अंत होगा। कैसे अंत होगा? अब यहाँ पे होगा ये कि जो हमारे रूढ़वादी लोग हैं, जो हमारे राष्ट्रशाही लोग हैं, ये आगे बढ़कर आएंगे और बोलेंगे कि देखो एक काम करते हैं, हम तुम्हारा राष्ट्र का निर्माण करते हैं, हम एक जो है राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो यहां पर अब क्या होगा, अब जो राजा लोग हैं, जो भाई राष्ट्रशाही लोग हैं, जो जो रूढ़वादी लोग हैं, जैसे होता है ना विलन जो होता है एंड में अच्छा बन जाता है मूवी के एंड में, तो यहाँ पे विलन जो अब अच्छे बन गए। अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है, मध्यम वर्ग की मांग क्या है, मध्यम वर्ग की मांग ये है, क्यों, क्या वो क्या चाहते हैं कि वो एक तरीके से राष्ट्रवाद, एक तरीके से वो राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम करके देंगे। तो सबसे पहली पहल होती है प्रूशिया में। प्रूशिया की हम बात करें तो प्रूशिया में एक तरीके से आप बोलोगे ना, एक सेना ने राष्ट्र का निर्माण किया। प्रूशिया की हम बात करें तो प्रूशिया जर्मनी में आता है। अब जर्मनी जो था 39 राज्यों में बटा हुआ था और इनमें अलग अलग शक्तियां जो है राज करती थी, कुछ पर ऑस्ट्रिया, कुछ पर डेनमार्क, कुछ पर फ्रांस, है ना। और यहां पर सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? जर्मनी का प्रूशिया। अब प्रूशिया के जो राजा थे,
है ना, जैसे हम बात करें विलियम की, हम बात करें राजा विलियम प्रथम था इनका नाम, इनकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे इन्होंने अपने मंत्री को काम दिया, इनके मंत्री का नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क की हम बात करें, ये बहुत अच्छे मंत्री थे, बहुत बड़े आप बोल सकते हैं कूटनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेट थे अच्छे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7 साल तक युद्ध लड़े, और 7 साल तक युद्ध लड़ने के बाद इन्होंने 3 बड़ी बड़ी शक्तियों को हराया, और फाइनली आप देखोगे 39 राज्यों को एक करके इन्होंने जर्मनी राज का निर्माण किया। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इटली। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, तो इटली जो था, इटली भी 7 अलग अलग भागों में विभाजित था। इटली की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा जल्दी देख लो, पूरा यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ लेना बाद में। इटली के उत्तरी वाले भाग में यहां पर क्या था, यहां पर जो ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग साम्राज्य था। दक्षिणी वाले भाग में ये पूरा जो भाग है, सिसिली वाला पार्ट, और ये पूरा दक्षिण वाला भाग जो था, इस भाग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है कौन था, यहां पर स्पेन का बर्बन वंश था। और बीच वाले भाग में कौन था सर, बीच वाले भाग में पोप जो था, पोप जो कि इनकी ईसाई धर्म के सबसे बड़े एक बहुत बड़े क्या होते हैं, गुरु जो होते हैं, है ना, एक धार्मिक गुरु जो होते हैं, पोप बोलते हैं उनको, एक उपाधि है पोप। तो पोप का राज था। और आप देखोगे ये वाला जो भाग देख रहे हो आप, ये वाला जो भाग देख रहे हो, इस पर किसका राज था, इसको हम बोलते थे सर्डिया पिडमोंट। इस पर राज था इटालियन राजशाही परिवार का, जिसके राजा थे, जिसके राजकुमार थे विक्टर एमानुएल द्वितीय। अब विक्टर एमानुएल द्वितीय जो होते हैं, अपने मंत्री काउंट कावूर को जो जिम्मेदारी देते हैं कि तुम जाओ और जाकर उत्तरी भाग को आजाद करवाओ। तो यहां पर काउंट के पास सपोर्ट था। काउंट कोई बहुत बड़े राष्ट्रवादी नहीं थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे, कुलीन वर्ग से आते थे, इनके पास सपोर्ट था फ्रांस का। फ्रांस की मदद लेके इन्होंने क्या किया, फ्रांस की मदद लेके आप देखोगे इन्होंने उत्तरी भाग को आजाद करवा लिया। दक्षिणी भाग को आजाद करवाने में हमारे जो गुसिपी गैरिबाल्डी जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने किसानों का सपोर्ट लेके जो है दक्षिणी भाग को भी आजाद करवा दिया। और मध्य भाग में कौन था, पोप था, उसने स्वयं ही क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऐसे करके आप देखोगे सबको मिला के 1861 में कहीं आप देखोगे विक्टर एमानुएल द्वितीय जो होते हैं पूरे समस्त जर्मनी के सॉरी इटली के जो क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। और आप देखोगे इटली का एकीकरण ऐसे होता है। खैर गुसिपी मजीनी ने बहुत ज्यादा कोशिश की इसको एक करने में, लेकिन वो असफल रहे। लेकिन उनकी जो विचारधाराएं हैं वो लोगों के अंदर बस चुकी थी। तो इसलिए आप देखोगे ना, यहां पर जो राजा हैं आप खुद वो आगे बढ़कर राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और आप देखोगे यहां पर इटली का भी निर्माण हो जाता है, जो 7 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। याद रखना, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा, फ्रांस सबकी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्रांस में जो लोग थे वो सबको पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैलाना चाहते थे, अगर आपको याद हो तो, पूरे यूरोप में। ठीक है सर, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन जो था बेटा, यहां पर क्या हुआ, यहां पर कोई युद्ध नहीं हुआ, इसलिए बोलते हैं ब्रिटेन का अजीबोगरीब केस। यहां पर कोई युद्ध नहीं हुआ। ब्रिटेन की हम बात करें, ब्रिटेन अलग अलग जाति समूह में फैला हुआ था, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, है ना। अब इनकी अगर हम बात करें, इन चारों की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये अलग अलग किसमें फैले हुए हैं, ये अलग अलग इनके जाति समूह है। ठीक है, सबसे ताकतवर कौन थे, इंग्लिश थे। तो इंग्लिश वालों ने क्या किया, सबसे पहले इंग्लिश और वेल्श मिल गए। वेल्श खुद ब खुद अपने आप में शामिल हो गए इंग्लिश वालों में। अब देखो इंग्लिश जो थे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, बहुत ज्यादा समृद्ध थे। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने जो राजा का कंट्रोल था वो खुद ले लिया। तो आप देखोगे इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में सारी ताकत जो थी संसद के हाथ में आ गई। और उसके बाद आप देखोगे इंग्लिश वाले सभी को मिलाना चाहते थे। मतलब आप देखोगे ये पूरा आप जो देख रहे हो ना, ये देखो यहां पर इंग्लैंड था, ये इधर, ये क्या चाहते थे, पूरा ये यूनाइटेड किंगडम जो है वो हमारे में मिल जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको जो अपने में मिलाना शुरू कर लिया। तो सबसे पहले वेल्श को मिला लिया। वेल्श भी एक अलग जाति समूह था, ये खुद ब खुद शामिल हो गए। क्लियर हुआ, क्योंकि ये बहुत ताकतवर थे, है ना, जोर जबरदस्ती से कर रहे थे। उसके बाद आप देखोगे स्कॉट 1707 में इन्होंने क्या किया, 1707 में इन्होंने एक यूनियन एक्ट पास किया, एक कानून पास किया, जिसके तहत जो है स्कॉटलैंड जो था वो इंग्लिश में शामिल हो गया। उसके बाद आप देखोगे, है ना, उसके बाद आप देखोगे 1798 में एक तरीके से आयरलैंड में एक तरीके से विद्रोह हुआ, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। आयरलैंड की हम बात करें, यहां पर जो है प्रोटेस्टेंट कैथलिक रहते थे, प्रोटेस्टेंट का सपोर्ट था इंग्लिश को, बाकी कैथलिक नहीं चाहते थे कि हम इंग्लिश में मिले जाके। हुआ क्या, रिवॉल्ट हुआ, इसको दबा दिया गया। लेकिन बाद में आप देखोगे इन सबको मिलाकर क्या बना, इन सबको मिलाकर आप देखोगे एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो स्थापना की जाती है। क्लियर हुआ ना, यानी कि जोर जबरदस्ती से इन्होंने क्या मिलाकर एक जो है द ग्रेट ब्रिटेन की जो स्थापना की। यानी कि आप बोल सकते हो इन सबकी जो संस्कृति थी, इन सबकी जो इनका कल्चर जो था, संस्कृति थी, इनकी खुद की जो पहचान थी, भाषा थी, इन सबको खत्म करवा के इंग्लिश वालों ने अपनी संस्कृति को इन सब पे थोपा। और एक इस तरीके से आप देखोगे कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। यहां पर इनको याद कर लेना, मारियान, जर्मेनिया वगैरह जो है क्या है सर, ये एक तरीके से रूपक है, यानी कि इन्होंने अपने राष्ट्र को एक तरीके से किसी महिला के रूप में देखा। इन सबका अलग अलग मतलब है कि टूटी हुई बेड़ियों का मतलब क्या है, बात का मतलब क्या है, देख लेना। अच्छा, लास्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की मैं बात करूं, इसमें क्या था, इसमें हुआ ये कि अब सब जो देश हैं, ज्यादातर जो देश हैं वो आजाद हो चुके हैं, लेकिन एक कोना जो है ना यूरोप का, वो अभी तक आजाद नहीं हुआ है। वहां पर एक जो एरिया है जिसका नाम बाल्कन है, जो कि कहीं ना कहीं कहां आता है, जो कि दक्षिणी पूर्वी यूरोप में आता है। यहां पर आप देखोगे छोटे छोटे देश थे, अब इनकी आपस में लड़ाई होने लगी। जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य इन पर राज करता था, जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा तो ये छोटी छोटी जो शक्तियां हैं ये अपने आप को जो है क्या करना शुरू कर देती हैं, ये अपने आप को आजाद घोषित करना शुरू कर देती हैं, और ये एक दूसरे से लड़ना भी शुरू कर देती हैं। क्यों, क्योंकि ये चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र को कब्जा कर लें। तो ये क्या करते थे, ये बोलते थे कि ये वाला क्षेत्र मेरा है, ये वाला क्षेत्र मेरा है, कि हंगरी का क्षेत्र ये भी है। तो ये क्या करते थे, आपस में लड़ते रहते थे। अब इन सबका फायदा किसने उठाया, इन सबका फायदा जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, रूस, जर्मनी
ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये सब इसमें कूद पड़ते हैं। क्यों कूद पड़ते हैं? क्योंकि ये पूरा जो इलाका है बाल्कन का, ये बहुत ज्यादा जरूरी इलाका है सैन्य ताकत को बढ़ाने का, या फिर आप बोल सकते हो कि यहां पर बहुत सारे, आप बोल सकते हो ये मिनरल रिसोर्सेज भी थे, बहुत सारे क्या थे, खनिज संसाधन भी थे। तो ये सारे जो देश हैं इनका लालच था इस पर, इस पूरे क्षेत्र पर। तो आप देखोगे यही आगे चलकर कारण बनेगा प्रथम विश्व युद्ध का। आप देखोगे कि पहले शक्तियां आपस में लड़ रही थी, फिर बीच में कौन आ गया, ये सब बड़ी बड़ी शक्तियां आ गई जो पहले से देश बन चुके हैं। और यहां पर क्या होगा, यहां पर एक तरीके से साम्राज्यवाद होगा, एक तरीके से साम्राज्य राष्ट्रवाद की भावना को गलत तरीके से साम्राज्यवाद से जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, और यहां पर खत्म कैसे होगा, प्रथम विश्व युद्ध के साथ। अब इसकी बात हम जो है अगली क्लास में करेंगे। तो यहीं पर हम एंड करते हैं अपनी इस क्लास को। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको पूरा जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। प्लीज जाकर जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वो क्यूआर कोड को स्कैन करके, या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना? चले तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वन शॉट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।